विशाखापट्टनम, जिसे वाईजैक भी बोलते हैं। और बस नहा धो के निकला हूँ स्टेशन से। मेरी बाइक मैंने रेंट की है, वहीं जा रहा हूँ लेने। गाइस मैं हूँ अभी वराह लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल, जिसे सीमाचलम टेम्पल भी कहते हैं, जो विष्णु जी का अवतार थे। जो एक उनका नरसिंह अवतार था और एक वराह अवतार था, दोनों का ये मंदिर है। और यहाँ दर्शन के लिए अलग अलग लाइन है। वैसे ये मुख्य द्वार है, ये इसके पीछे ही मंदिर है, लेकिन जाने के लिए इन्होंने अलग से लाइन 300 रुपये की, 100 रुपये की फ्री वाली अलग से कर रखी है, ताकि ज़्यादा भीड़ को काबू कर सके। और पहले ही दिन मेरी चप्पल चोरी हो चुकी है मंदिर में, जो कि शुभ माना जाता है शनिवार के दिन। तो ठीक है, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं ऐसे ही गया था। लेकिन अंदर बहुत अच्छे से जैसे मंदिर की दीवारें हैं, उसमें हर तरफ नरसिंह देव जी और वराह देव जी और शिव जी, विष्णु जी, सबकी अच्छी सी मूर्तियाँ बनी हुई है। मतलब दीवारों में उन्होंने उससे उतारा हुआ है, काफ़ी अच्छा बना है। ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख वैष्णव तीर्थों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 11वीं-12वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप पूर्वी गंगा वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। फिर विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भी इसका संरक्षण किया और इसको बढ़ाया आगे। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो बहुत ही गुस्से में थे। तो भक्त प्रहलाद ने यहाँ आकर तपस्या की थी, ताकि वो शांत हो सके। और यहाँ भगवान की जो प्रतिमा है वो साल भर चंदन से ढकी रहती है। सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया के दिन उसको, जो उसका मुख्य रूप है, उसमें दिखाया जाता है। और इसी दिन यहाँ साल का सबसे बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर कलिंग शैली में बनाया हुआ है। गाइस मैं अभी आ गया हूँ बोरा केव्स, अराकू वैली में। और ये है टिकट काउंटर, 80 रुपये की एक टिकट है। और इधर क्लॉक रूम है, यहाँ मैंने अपना बैग रख दिया, वो ज़रूरी सामान पीठ पर रख लिए। लेट्स गो इनसाइड। ये बोरा केव के बारे में लिखा हुआ है। मेन एंट्रेंस ऑफ बोरा केव सीजन, अल्टीट्यूड ऑफ 705 मीटर। Beware of monkeys. ये है गुफा का पहला लूप। जैसे मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ, ये नीचे उतर के जाऊँगा वहाँ पे, पर वक्त सही दिख रहा है यहाँ पे। फाउंडेशन स्टोन फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ बोरा केव्स मेड बाय Dr. Mrs. J. Geeta Reddy, Honorable Minister for Tourism, Culture and Sports, on 21st November 1992. मेघालय में देखी थी ऐसी गुफाएं, ये भी इनसे बड़ी दिख रही है। मूवी वगैरह में देखा था ऐसे सीन अभी तक। ऐसा लगा जैसे पत्थर को तराश के बनाया हो। ये ऊपर से धूप भी आती है बीच में, और लाइट वगैरह लगा दी इन्होंने, तो और अच्छा दिखता है। ये चूना पत्थर की गुफा है, जो इंडिया में काफ़ी पुरानी है। यह है इसका सोर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि ऊपर से धूप आ जाती है इसमें बीच में। बचपन में झिक्कड़ से आग जलाते थे, झिक्कड़ जैसे पत्थर लग रहे हैं पूरे, जैसे किसी ने छीनी से मार मार के बिल्कुल तराशा हो। वेनम मूवी या कोई सी मूवी में ऐसा सीन है जिसमें जैसे चेहरे हैं लोगों के। समुद्र तल से ये लगभग 750 मीटर ऊपर है। भारत की सबसे पुरानी जो चूना पत्थर की गुफाएं हैं, उनमें से एक है। इस गुफा की खोज 1807 में की थी। एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, विलियम किंग जॉर्ज, उन्होंने। यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट पूरे साल एक जैसे ही रहता है। अभी भी मुझे अच्छा सा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, जबकि मौसम गर्मी का है। ये गोस्तानी नदी के बहाव से जो चट्टानें कटती है, उसकी वजह से बनी है। ये स्टोन ऐसा लग रहा है जैसे सच में पिलर खड़ा हो, क्योंकि इधर से इसने इसको बांध के रखा है ऊपर, जबकि ये है एकदम स्टोन, लाइमस्टोन, जो नेचुरली फॉर्म हुआ है। ये गुफाएं छत से नीचे लटकती हुई जो संरचनाएं दिख रही है, इस टाइप की, इसके लिए भी, और नीचे से भी ऊपर भी आती है संरचना।
उसके लिए भी फेमस है। दोनों ही चीज़ होती है इसमें। यहाँ जो इसकी अनोखी संरचनाएं हैं, जैसे ऊपर से नीचे आती हुई और नीचे से ऊपर जाती हुई संरचनाएं, इन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। गीली भी लग रही है, छोटा सा दरवाजा है, इसमें से निकलते हैं। चमगादड़ बहुत है, शायद यहाँ पे आवाज़ बहुत आती है। बहुत हाइट है इसकी, कम से कम ये होगा 60-70-80 फीट के आसपास ऊपर। वाह, ये तो डायनासोर जैसे लग रहा है। गाइस बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये ऐसे जाते हैं। ऐसा है जैसे किसी ने इसको पाइप बिछाया हो लाइट का या फिर नल का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पत्थर से ही बना है। बीच में जो जॉइंट टाइप का नेचुरली फॉर्म हुआ है वो एकदम लाइन से। ये हनुमान जी की मूर्ति, अंडरपास, ये बहुत छोटा अंडरपास। वो लटकता हुआ पत्थर ऐसा लग रहा है जैसे गुफा में झूमर लगा। यहाँ प्राकृतिक रूप से बनी एक शिवलिंग की आकृति है, जिसे जनजाति लोग बहुत धार्मिक मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और शिवरात्रि पे यहाँ पे कार्यक्रम भी होता है। ये है गोस्तानी रिवर, जिसकी वजह से बोराक्योस बनी है। बोराक्योस यही है पीछे, उसके नीचे ये बहती है। वहाँ भी चूना पत्थर दिखाई दे रहा है बहुत। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कटी की वाटरफॉल। यहाँ से या 1 किलोमीटर के समथिंग ट्रैक है ऊपर, और सामान रखने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, तो मुझे अपना बैग साथ में ही लेके जाना पड़ेगा। छोटा सा ट्रैक करके मैं ऊपर आया, और ऊपर तो पटरी है और एक टनल भी दिख रही है। और अराकू आने के लिए ट्रेन का रास्ता बहुत सुंदर है, उस बस एक टनल ली हुई है। वे टू वाटरफॉल आधा 1 किलोमीटर में चल चुका हूँ ऑलरेडी, और चलना है थोड़ा ऊपर। और बहुत ऊपर से गिरता है, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ। यहाँ तक पानी आ रहा है, रास्ता इसका भी मजा आ रही है। थोड़ा और ऊपर जाना है अभी। वाह, बहुत ही ऊंचा है यार ये, इसकी हाइट दिखेगी नहीं क्योंकि स्लोप में आ रहा है सीधे। इसके भी आगे सारा, इसकी हाइट लगभग 50 फीट या 15 मीटर के आसपास है, इतनी ऊपर से नीचे गिरता है। इसका नाम कटी की वाटरफॉल कटी की गांव के नाम से आया है, क्योंकि ये कटी की गांव में आता है। तो ये एक प्राकृतिक स्विमिंग पूल जैसा ही बन जाता है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसमें। फर्दर नीचे गिरता है ऐसे। तो ये झरना भी गोस्तानी नदी का ही पार्ट है, उसकी एक धारा है जो इसमें से बहती है। बीच में ही रेलवे का फाटक पड़ता है, जो गोरखपुर जाते हैं। वापसी में गेट बंद। गालीकोंडा 2 शब्दों से मिलकर बना है, गाली और कोंडा। गाली यानी हवा और कोंडा यानी पहाड़ी, यानी हवाओं की पहाड़ी। ये पहाड़ी है, ऊंचाई पे है, इसके हाइट है 4320 फीट। ये अराकू का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट माना जाता है। हवा बहुत तेज चलती है ऊपर है।
इसलिए इसका नाम हवाओं की पहाड़ी है। रास्ते में मुझे बहुत सारे ऐसे पेड़ दिखे जिनमें बहुत सारी बेलें लपेटी हुई है। मैं नीचे से ऊपर उठाते दिखते हैं ऊपर तक। अभी सुबह के 8 बजे हैं और इतना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ सामने ही माउंटेन वैली है। इस रिसोर्ट का नाम भी माउंटेन व्यू रिसोर्ट है, पर कोई दिख नहीं रहा है। मैंने सोचा था सुबह से वीडियो बनाऊंगा माउंटेन वगैरह का। ये इनका कैंटीन एरिया है, लेकिन अभी ऑफ सीजन है तो सब बंद है। लेकिन मुझे तो सीजन बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भी नहीं है तो ज़्यादा अच्छे से एंजॉय हो पा रहा है। रोड के सामने भी इनकी ही प्रॉपर्टी है, वो सिंगल कैंप है, इधर फैमिली कैंप है। और यहीं से दिखती है ये माउंटेन रेंज, जो फोक में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है अभी। ये मेरा रिसोर्ट था, यहाँ पे रेन डांस होता, लेकिन अभी यहाँ में ही अकेला रुका था, कोई था नहीं, मैंने कुछ करवाया भी नहीं। और मेरा रूम मुझे अपग्रेड होकर मिला था। और यहाँ से माउंटेन व्यू दिखता है, जैसे इसका नाम है माउंट व्यू। मैं जा रहा हूँ अभी पदमपुरम गार्डन की तरफ। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी बोटानिकल गार्डन, जो कि है पदमपुरम अराकू वैली में। मोर बैठे हुए हैं इन्होंने एंट्रेंस पे। शायद मैं पहला आदमी हूँ, यहाँ कोई नहीं आया अभी। बहुत सुबह आ गया हूँ, अर्ली मॉर्निंग में 8:30 पे। इसकी टिकट है 100 रुपये। और मैं पहला इंसान हूँ जो आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे कैश में पैसे लिए, क्योंकि उन्हें बोनी कैश में करनी होती है। बोनी यानी जो शुरुआत होती है दिन की। ये ट्री टॉप हट्स हैं, जो पेड़ों के ऊपर हट्स बनी होती है। वैसे इसके लिए भी बहुत फेमस है। ये ऐसा लग रहा है जैसे बनाया है, उसके ऊपर एक हट बनाई, पर ये ओरिजिनल पेड़ है, क्योंकि ऊपर पत्ते भी दिख रहे हैं जो ओरिजिनल है। आई लव इंडिया, वी ऑल लव इंडिया। लिप्टिस के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं इधर लाइन से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जो विशाखापट्टनम में सैनिक तैनात थे, उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे सब्जियाँ और ये सब उगाए जाते थे, और समय के साथ बाद में इसे विकसित किया गया बोटेनिकल गार्डन में। ये लगभग 26 एकड़ में फैला हुआ है। ये चींटियों के टीले हैं, जो दुर्लभ ही दिखते हैं। पहले में छोटा सा सब बहुत दिखते थे, आजकल होते नहीं। तो ये ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ इन्हें ज़्यादा खतरा ना हो, मतलब जहाँ ये डिस्ट्रॉय ना हो सके। तो अराकू वैली ऐसी जगह है। देखा आपको, बहुत सुंदर सा मकड़ी का जाला है। ये है पाम ट्रीज, इनमें अलग अलग टाइप की ये चीज़ें लगती हैं। जैसे ये शायद तांबुल है। मधुमक्खियों का छत्ता है ये, शायद इन्हें न चढ़े, नहीं तो अटैक कर देती हैं। बड़ा यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ कवर करूँ इसको। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ट्राइबल म्यूजियम अराकू। एक्चुअली अराकू वैली पूरी जनजातियों का ही निवास था, अभी भी है। यहाँ की एंट्री टिकट है 60 रुपये। और ये काफ़ी कुछ हैदराबाद के शिल्पारंभम जैसा ही है। आदिवासियों के जो रहन सहन और उनकी दिनचर्या वगैरह होती है, वही सब इसमें डिपिक्ट किया हुआ है। इसकी स्थापना 1996 में आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी, ताकि ये जो आदिवासी हैं यहाँ के, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली, सब कुछ यहाँ पे दर्शा सके। ये पाम ट्री से शायद गुड़ बनाने की जो मेथड होती है, वैसे ही
और ये चींटियों का घर ये लेकिन प्राकृतिक रूप से ही बना हुआ है। ये आदिवासी नृत्य टाइप्स ऑफ देमसा डांसेस एंड टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। ये सारे डांस इनके और कब करते हैं वो सब लिखा है इसमें। ये सारे इनके औजार और ये जो काम करते हैं। वैसे इनमें से काफ़ी कुछ काम वैसे हैं जो हमारे गांव में भी पहले होते थे और मैंने खुद ने भी देखे हैं। ये कोठी अनाज रखने की, ये सरपंच जो न्याय करते हैं गांव का। केले ओरिजिनली लगे हैं। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, दवाई पिला रहे हैं। आदिवासी देवालयम मतलब इनका मंदिर। तीर कमान और भाले से ये शिकार करते थे और ये इनके औजार। ये हिरन को मार के फिर लटका के ला रहे हैं। ये जंगली भैंसों के सींग और साथ में कुत्ता रखते थे। जो मूसली वगैरह होती है वो गेहूँ साफ करने के लिए। और ये स्टोन ग्राइंडर जो भट्टी होती है अभी भी यूज़ में आती है वो जगह। और ये बांस से बनी हुई टोकरी, ये मछली पकड़ने का जाल और उसकी टोकरी। बहुत ही सजीव जैसा लग रहा है जैसे बैठे हो सामने लोग। इनके पारंपरिक खिलौने वगैरह हैं। ये शायद इसके सर में तेल लगा रही। ये चूहे पकड़ने की इनकी मशीन। और ये है जो इनके पालतू जानवर होते हैं उनको खाना खिलाने के बॉक्स। राम राम। प्रिपरेशन ऑफ रागी बूंदी। रागी बूंदी बन रही है यहाँ पे। शायद होली का समय है। इसमें ये गांव में जब एक कथा गाते हुए जाते हैं इनको दक्षिणा मिलती है। हमारे यहाँ पे भी आते थे गांव में। ये मतलब जो हमारे गांव के आदिवासी लोग थे। Bajnia are the people who play the traditional musical instruments in this area. Bajnia is the word in local language spoken by them. The musical instruments include futumu, lidaka, dappu, sonai, bhaka, flute, jhotu, kumelu, etc. They preserve their art by playing these instruments in all their festivals and ceremonies. The musicians use these instruments and express their feeling in form of music. The music is very pleasant. It makes everyone dance, though they don't know how to dance. मतलब ये मुझे भी नचा सकते हैं क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता। डप्पू, ड्रम, ढोलक, शहद लगी है ऊपर। ये सारे फ्रूट्स वगैरह जो तोड़ते हैं लोग। मशरूम, रेता, चिली शिकाई, एम्बोट, टेमरिन, करकापोल, हर्डर, फ्लामिंगोस, सीताफल, रामफल। ये हल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओदू कल्टीवेशन। ये इनका हाट होगा, बाजार। वीकली सैंडी। रोप मेकिंग, रस्सी सूत से बनाते थे और ये मेरे यहाँ अभी भी बनाते हैं कुछ जगहों पे, मैंने देखा है बनाते हुए। और ये है रस्सी की खाट जिसपे कि थोड़ी सी चुभन भी होती है पर ये होती बहुत अच्छी है। और ये इनकी शादी समारोह, ट्राइबल मैरिज सिस्टम। थैंक यू फॉर विजिटिंग। यहाँ सिक्योरिटी चेक इन होता है, आधार कार्ड वगैरह सब नंबर लगते हैं डॉल्फिन नोज़ के आने के लिए। मैं आ गया हूँ डॉल्फिन नोज़ और यहाँ का समय 3 से 5 के बीच ही और मैं 4 बजे आ गया हूँ, तो बिल्कुल सही समय। 10 रुपये बस टिकट है अंदर की। लाइट हाउस इस तरफ है। ब्रिटिश काल में जब विशाखापट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था तब मार्गदर्शन के लिए लाइट हाउस बनाया था ताकि जहाज़ों को रास्ता पता लग सके। इस चट्टानी पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 174 मीटर है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 19 मीटर है, लगभग 62 फीट। इस लाइट हाउस का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था 15 जून 1970 में। लाइट हाउस की टोटल ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 358 मीटर है। जिस पहाड़ी पर यह बना है इसका आकार बिल्कुल डॉल्फिन की नाक जैसा दिखता है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं।
यहाँ की रोशनी इतनी ताकतवर है कि ये समुद्र में लगभग 65 किलोमीटर दूर से गुजरने वाले जहाज़ों को भी रास्ता दिखाती है। Transport and Communication Sri Lal Bahadur Shastri on June 15, 1957 in presence of Sri L.K. Lahari, Director General of Lighthouse. सूर्यास्त होने वाला है। ये पूर्व में आता है वाईजैग, इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी होता है। अभी 5:30 ही हुए हैं। और मैं हूँ रोज़ हिल चर्च। ये सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद चर्च है। रोज़ हिल चर्च से नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं। अब ये है क्या, ये मुझे पता नहीं है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये पोर्ट वाला एरिया है। LPG बहुत बड़ा जहाज खड़ा है। ये बैक वाटर है। ये है मेरी डॉर्मेट्री और ये है मेरा रूम। सिर्फ इतना ही है। इसी में एसी भी है, इसी में लाइट भी है, इसी में चार्जिंग सॉकेट है और नीचे लोकल रूम है। बस दो कलर हो गए। दोस्तों अब मैं आया हूँ टेनेटी पार्क में। ये वाईजैग का एक फेमस पार्क है, टेनेटी पार्क। इसमें एंट्री फ्री है, निःशुल्क। इस पार्क के फेमस होने की खास वजह है एक जहाज़, एक 2020 के साइक्लोन निवार में एक बांग्लादेशी जहाज़ था, मालवाहक जहाज़ MV माँ। वो यहाँ फंस गया था और अभी तक फंसा हुआ है। तो मेन उसको देखने लोग आते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे लिखा है बड़े अक्षरों में MV माँ ST-194। यही है वो जहाज़ जो अभी भी यहाँ फंसा हुआ, बेचारा निकल ही नहीं पाया आज तक। इसने इस पार्क को फेमस कर दिया। यहाँ से नीचे जा सकते हैं जहाज़ के पास, पर मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि दूर से जो दिखाई देता है इतना पास से दिखाई भी नहीं देगा। इस पार्क का नाम टेनेटी विश्वनाथम के नाम पर रखा गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक भी थे और राजनीतिक नेता भी थे। 10 जनवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे कई सारी मूवीज़ के फ़ोटोशूट भी हुए हैं। दोस्तों अब मैं आया हूँ कैलाशगिरी हिल। इस पार्क को लगभग 360 फीट ऊंचाई पे बनाया है, लगभग 110 मीटर ज़मीन से। ये पहाड़ी भी स्थित है पूरा और 380 एकड़ में फैला है। काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। वेलकम टू कैलाश हिल। ये इसका पूरा नक्शा है, कैलाशगिरी हिल टॉप पार्क। पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं कहाँ पे क्या है। ये बच्चों का प्ले एरिया भी है इसमें। यहाँ से बंगाल की खाड़ी और सिटी दोनों का ही मस्त नज़ारा भी दिखता है। नाव है मछुआरों की शायद। वेलकम टू कैलाशगिरी रोपवे टिकट डिटेल। ये रोपवे की टिकट्स है 200 रुपये है एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 100 रुपये है। और लेकिन ये खुलता है 11 से 12:40, फिर 2 से 6:30। महीने के 9th पीरियड को हमेशा बंद होता है मेंटेनेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे 9:30 पे आ गया हूँ, तब ये खुला भी नहीं है। और ये है बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, वैसे बड़े भी बैठ सकते हैं शायद। पटरी उसकी बहुत बड़ा मगरमच्छ, भागो भागो।
मगरमच्छ से भी बड़ा मेंढक। 2 रास्ते हैं अब। यहाँ शिव जी और पार्वती माता की लगभग 40 फीट ऊंची प्रतिमा है। वो जो कैलाशगिरी नाम है, ये भी शिव जी के जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत, उसी से इन्होंने रखा है शायद। अम्यूजमेंट पार्क दिस वे। ये है रविचंद आर्ट अम्यूजमेंट पार्क। स्पेलिंग क्या है? स्पी। और रोपवे भी है। ग्लास ब्रिज में जाने की एंट्री है 250 एक इंसान के लिए। बाकी अलग अलग कॉम्बो है। ये है ग्लास ब्रिज समुद्र के ऊपर। थैंक यू, विजिट अगेन। ये है बविकोंडा मोनेस्ट्री का द्वार, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है। इसमें अभी आया हूँ बविकोंडा बुद्धा मोनेस्ट्री। ये बहुत ही प्राचीन और हिस्टोरिक साइट है। This is a protected monument. This has been declared as an ancient and protected monument under the Andhra Pradesh Ancient and Historical Monument and Archaeological Site Act of 1960, 71960. Under Section 31 of the Act, whoever destroys, removes, alters, defaces, imperils, or misuses this monument shall be punished with imprisonment, which may extend up to 2 years, or a fine up to rupees 1 lakh for both. Ancient monuments are your legacy. Do not disturb them. Directed Department of Archaeology and Museums, Government of Andhra Pradesh. इसका गेट भी मैंने ही खोला है। यहाँ लोग आते नहीं है, मतलब ज़्यादा। मैं तो पहला इंसान हूँ यहाँ पे दिख रहा हूँ अभी। और अभी 11 बजे, अभी तक कोई भी नहीं आया था। सिक्योरिटी से भी गेट मैंने ही खुलवाया नीचे। ये क्या है? गोल गोल वाला ना, वो 30 तोहफा। वो 30 तोहफा मतलब छोटा टेम्पल। छोटा टेम्पल। हाँ, टेम्पल। महास्तूपा मतलब बड़ा टेम्पल, बुद्धिस्ट मंक का। महास्तूपा जूनियर बुद्धिस्ट मंक तो छोटा तोहफा राउंड सर्कल में बैठेगा, ध्यान करेगा। बावी कोंडा 2 शब्दों से मिलकर बना है, तमिल के। बावी यानी कुआं और कोंडा यानी पहाड़ी, यानी कुओं की पहाड़ी। यहाँ बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए कई जलाशय और कुएं पाए गए, इसीलिए इसका नाम ये बावी कोंडा पड़ा। ये बहुत ही प्राचीन है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तो 3री शताब्दी ईसा के बाद तक कार्यरत था। अभी ये ASI के अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इनका राउंड स्तूपा। पहले 4 लोग यहाँ सिक्योरिटी के रूप में बैठते थे बाहर, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है तो बाहर से जानवरों को आने का खतरा होता था। अंदर 8 लोग प्रेयर मतलब मेडिटेशन करते थे। राउंड स्तूपा है, इसको कुछ कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, जो मुझे नाम पता नहीं है। ये पत्थर से बना पूरा राउंड स्तूपा है। यहाँ पे भी जूनियर मोंक अपनी मेडिटेशन करते थे इसके आसपास बैठ के। ये इनका मंदिर था, जिसे इसको कुछ गज ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि जो हाथी जब बैठता है उसके आकार में ये दिखता है। ऊपर से तो टूट गया है, पहले उसके ऊपर काफ़ी बड़ा था। इसके अंदर तो बचा ही नहीं है अब। ये भी इनका मेडिटेशन पॉइंट था, इसमें जूनियर मोंक बैठते थे। और ये महास्तूपा काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास बहुत सारे मोंक लोग बैठते थे मेडिटेशन के लिए, लेकिन वो सीनियर होते थे। ये रूम होते थे, स्टोर रूम वगैरह, या फिर ऐसे 12-12 फीट हाइट के, जिनमें 1 या 2 मोंक एक साथ रहते थे। उधर रेक्टेंगल शेप में, जैसे ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग एरिया या फिर स्टोर रूम है, ये सब इन्होंने उस टाइम पे बनाए हुए थे। उन्होंने रास्ते भी बनाए थे हर जगह जाने के। ऐसे ये रेक्टेंगल शेप में लिखा था सबके बारे में, लेकिन मिट चुका है अब। ये जैसे स्टोर कीपर रूम। ये रेक्टेंगल शेप में इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे भोजन करते थे। पहले की ईंट बड़ी बड़ी होती थी यार, ये मतलब काफ़ी बड़ी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास की लंबाई होगी।
और 8 इंच चौड़ी। ये भी इनका कुछ रेक्टेंगल रूम जैसा है। बहुत ही शानदार जगह दिख रही है मुझे, बहुत शांति वाली जगह है। मोंक लोग आके यहाँ पे उनकी पूजा करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। और ये समुद्र से लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ से जैसे चाइना हुआ या दूसरे कंट्री से जो मोंक लोग आते थे यहाँ आके ट्रेनिंग लेते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। ये इनका मीटिंग हॉल था जिसे 12 फीट ऊंचे पिलर थे बीच में, थोड़ा सा ऊपर रिपेयर करा अभी तो इन्होंने, लेकिन काफ़ी अच्छा था ईंट का। इसमें लगभग 200 लोग एक साथ में इसमें मीटिंग करते थे। ये भी इन लोगों के रूम होते थे ऐसे। ये भी मेडिटेशन या कुछ इसी काम का है, क्योंकि ये इसका छोटा रूप है और साइड में है बड़ा। तो जो सीनियर मोंक होते थे वो इसको यूज़ करते थे, जूनियर मोंक इसको यूज़ करते थे। ये भी मोंक लोगों के रूम ही थे। यहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ लगभग मौर्य काल से शुरू हुई। लगभग माना जाता है कि अशोका के समय से यहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ शुरू हुई थी। यहाँ पे बुद्ध के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे उनके अस्थियाँ वगैरह जो बुद्ध के ही थे, तो उन्हें भी यहाँ रखा गया है। और काफ़ी पुरानी चीज़ें मिली हैं। इसके ऊपर एक इसके ऊपर एक पत्थर था सेंटर में, जो वहाँ पे अशोक का एक पत्थर मिला, उसके अंदर वो चीज़ रखी थी। यहाँ पे हीनयान बौद्ध परंपरा के ज़्यादा सबूत मिलते हैं। ये स्थान लगभग 2000 से भी ज़्यादा साल पुराना हो चुका है अब। और यहाँ पुराने कई मिट्टी के बर्तन और सिक्के ये सब भी मिले थे। ये छोटे छोटे स्तूपा हैं जहाँ पे जूनियर मोंक अपनी प्रार्थना करते थे। ये इसके बारे में लिखा है। इसकी डिस्कवरी 1977 में हुई थी। Archaeologists led by Clifford came on the site in 1982 when doing a survey of the area. Soon after its discovery, excavations were conducted by Department of Archaeology and Museums from 1982 to 1997. The excavation revealed the ruins of a well-established Theravada Hinayana Buddhist complex department. तो अब मैं आया हूँ कोटलाकोंडा मोनेस्ट्री। 2-2.5 साल पुरानी चीज़ें हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 3वीं शताब्दी ईसा के बाद तक ये कार्यरत थी। और थोटलाकोंडा यानी होता है, थोटला यानी तालाब, कोंडा यानी पहाड़ी, मतलब तालाबों की पहाड़ी। रॉक कट सिस्टम्स ये हैं वो जो पहाड़ी में चट्टानों को काट के पानी संग्रह करने के लिए बनाया था, और पानी अभी भी भरा है इसमें। इससे 9 सिस्टम मिले इन्हें। ये जो रेन वाटर होता था, बारिश का पानी, उसको एकत्रित करते थे, मतलब हो ही जाता था अपने आप, ताकि उसको फिर ये साल भर यूज़ कर सकें। ये है महास्तूपा। ये ईंट से बना हुआ दिखता है, और ये हैं स्टोन वाले स्तूपा। Word stupa is derived from Prakrit word stupa, which means a heap or a mound containing the ashes or charred remains of the deceased, and it is constituted the most characteristic monument of these. Originally, the stupa was only a memorial, but gradually it developed into as article of veneration and worship. Both the stupas ये पत्थर से बने हैं। Both the stupas are commemorative incidents in the Buddha's life, including those from his previous birth or places visited by him. They are mostly erected by pilgrims when they visiting the sacred sites. Circular Kshetragraha is a shrine with stupa. It is a part of worship and veneration in Hinayana tradition. Here, a group of monks could congregate and offer prayers without any disturbance. ये है सर्कुलर क्षेत्रग्रह, क्योंकि एकदम गोल है। बुद्ध पदा प्लेटफॉर्म, ये शायद बुद्ध पदा प्लेटफॉर्म है। बहुत पुराना है यार ये, मतलब 2000 साल से भी पुराना है, और बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। इंडिया में ऐसी साइट है, लेकिन ये बहुत लेट इसको ढूंढा है 1977 में, तो इतना फेमस है नहीं। और देखा जाए तो बहुत पुराना है। उस हिसाब से सब मुगल काल की चीज़ें देखते हैं कि इतनी पुरानी, उसको बड़े से देखता, तो उससे ये 1000 साल पुरानी है, उससे भी लगभग 1500 साल पुरानी है। मीटिंग हॉल यार क्या मस्त है। ये मीटिंग हॉल था, लेकिन सारे पिलर अभी थोड़े से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लगभग 12 फीट इनकी हाइट रही होगी, और यहाँ होती थी मीटिंग महास्तूपा के सामने। इधर जाके पूरा किचन कॉम्प्लेक्स है, वे टू किचन कॉम्प्लेक्स। एंशिएंट स्टोन पाथवे, पत्थर का जो पुराना रास्ता है,
ये था इनका किचन, कपिया भूमि, काफ़ी बड़ा था। यहाँ था इनका डाइनिंग हॉल, उपतन शाला, मस्त बना था यार। यहाँ से ये लोग शायद बैठते होंगे और इसके ऊपर खाना परोसते होंगे और नीचे बैठ के सामान सिखाते होंगे। स्टोर कीपर रूम्स, ये स्टोर कीपर के रूम थे, स्टोर रूम, और ये था स्टोर रूम, थोड़ा रेक्टेंगल में, थोड़ा बड़ा, इससे 1/3 के आसपास स्टोर कीपर का रूम था। विहारास रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, ये इस टाइप से इनके रूम होते थे जिसमें ये रहते थे। The Vihara is a residential place of a Buddhist monk with its own architectural feature. The word Vihara, Arama and Sangharama are generally used as synonyms. विहारास बहुत सारे आसपास, क्योंकि बहुत सारे monk लोग रहते थे। सर्कुलर स्तूपा चैत्य, एप्साइडल स्तूपा चैत्य, खंडर जैसे हो गया बेचारे, छू सकते हैं, हिल भी रहे। Cheap monk cell. It was most active during 300 BC to 380, declined in 380. He was studying the entrance of ancient Thotlakunda Buddhist monastery. This complex lies about 20 kilometers from Visakhapatnam on the way to Vimunipattanam along the beach road. The name Thotlakunda is derived from the words Thotla means rough and Kunda means hill. Here you will find several rock-cut troughs of various shapes, size and depth seen in the bedrock of the hill. Discovered in 1976. In 1976, when the Indian Navy was conducting an aerial survey looking for a suitable place to accommodate a naval facility, they noticed the ruins top of the hill. Soon after its dramatic discovery, excavation has been conducted by the Department of Archaeology and Museums from 1988 to 1992 and revealed the ruins of a well-established Theravada Hinayan Buddhist monastery. Archaeological treasure found. The excavation revealed several ancient structures such as Mahastupa, Votiv Stupa, stone-pillared congregation hall, several rock-cut cisterns, Chaityagraha, Vihara, kitchen complex and dining hall. Paving stones that were found suggest well-paved stone pathways inside the monastery. Also unearthed were several inscribed chhatra pieces with early Brahmi letters, Satuhana and Roman silver coins, terracotta tiles, stucco, decorative pieces, sculpture panels, miniature stupa models in stone, Buddha padas depicted with Ashtamangala symbols and early historic pottery. Why did the ancient Buddhist monks settle here and why did they leave? We can speculate that this hill on the coast with its salubrious climate and pleasant surrounding might have been an attractive place for the Buddhist monk to build the Vihara complex and to immerse themselves in meditation. In addition, the placid sea below, sheltered by the deeply inked coastline, provided a safe haven for anchoring ships and boats, thereby bringing domestic and foreign visitors who came for trade and a few perhaps for spiritual solace. There are 9 cisterns cut into the rock of the hill and hence the site known as Thotlakunda Hill cisterns. These cisterns were used to store the rainwater for drinking purpose. The excavation conducted at the site brought to light a monastery complex comprising of Mahastupa, Votiv Stupas, Ashramandapa, Viharas and stone pathways. The Roman and Satavahana coins, Brahmani, label inscriptions, fragments of stone railing, miniature stupas and sculptures panel depicting Buddha padas and shades of red ware datable to the period between the 3rd century BC to 3rd century AD. Guys, ये है थोतलाकोंडा बीच। यहाँ मस्त सी मतलब पैसेज बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रिज बना होता है इस टाइप से। ये हमारा सस्ता लोकल फिश। भूख लगी तो खाना खाने आ गया हूँ मैं अच्छे से होटल में, एक नॉर्थ इंडियन थाली ले ली। INS त्रिपुरा सबमरीन म्यूजियम, मैं आया हूँ अभी INS म्यूजियम में और इसमें मैंने 4 टिकटें साथ ली। एयरक्राफ्ट की भी है, हेलीकॉप्टर की भी है और इसमें कुछ और भी है। इसकी लंबाई है 92 मीटर के आसपास और 75 लोग इसके अंदर आराम से रहते थे, क्रू मेंबर। तो 75 क्रू मेंबर इसके अंदर रहते थे आराम से 2-3 महीने के लिए। राशन पानी सब कुछ उसके अंदर होता था। एक बार गए तो फिर गए। 250-300 मीटर अंदर चलती थी समुद्र में। गाजी अटैक जो मूवी बनी है वो उसमें यही सबमरीन थी इंडिया के पास। तो 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया था इससे। ये मेनन है उसमें, मूवी देखी मैंने। चलते सबमरीन पर 7 कंपार्टमेंट है इसमें। पिस्टल लोकर, ये रूम होते थे, सोते थे। ये डाइनिंग एरिया, यहाँ से पानी निकलता है नीचे। ये रूम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर कैबिन। इसमें हाइट कम होती है, सिर्फ बचा के चलना पड़ता है क्योंकि इन्हें बहुत कम जगह में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसके अंदर यदि कोई आते थे तो वो 2-3 महीने अंदर ही रहते थे, तो सारी फैसिलिटी उनकी होती थी। ये इनका कुछ होगा रूम। ये नीचे जाने का भी है, ये वॉशरूम है।
ये सारी मशीनरी पता नहीं क्या यूज़ होता है। ये मेन स्विच बोर्ड था जो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई वहाँ देता था पूरा इक्विपमेंट को। ये रेडियो रिसीवर, फोर्थ कंपार्टमेंट, सबमरीन क्रेस्ट। किचन होता था इनका। फुल लेवल इंडिकेटर फॉर मेन इंजन कंपार्टमेंट 6। स्पेस टॉयलेट। ये 7 कंपार्टमेंट, यहाँ भी बेड वगैरह वाला है। यह सोवियत निर्मित फोक्सट्रोट क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। इसे 1969 में इंडियन नेवी के अंदर लाए थे और 2001 तक ये सेवा में थी। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया। जब इसे संग्रहालय में ला रहे थे तब इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब। इसके जितने पुराने या जंग लगे पुर्जे थे सबको फिर बदल के नया डाला गया। 2002 में इसको यहाँ पर रखा था। 5 प्रेशर एयर बॉटल टॉर्पीडो। ये इसके बारे में डिटेल है। ओवरव्यू ऑफ लाइफ इन सबमरीन। Evolution of the Indian Navy submarine arm. Making of कुरसूरा म्यूजियम। इसको बनाया कैसे, बड़ी मेहनत कर लगी थी यहाँ बनाने में। सी हैरियर INS 300, INS 552। सी हैरियर म्यूजियम। ये है हैरियर, सी हैरियर। 1983 से 2016 में ये नेवी में था। एंड 606 INS विराट, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। मेरे ख्याल से मैंने INS विराट देखा है मुंबई में। UH-3H हेलीकॉप्टर म्यूजियम। VMRTA UH-3H म्यूजियम विशाखापट्टनम इन एसोसिएशन विद इंडियन नेवी। ये है वो हेलीकॉप्टर। इसमें तो अंदर जाने का लिखा है, एंट्रेंस में जाता हूँ। और है ये होता है जहाँ पायलट अपना रोल पूरा करते हैं। तो पीछे बैठने की जगह। ये हमारे सिपाही लोग बैठे हैं इसमें। डमी है इधर भी। और यहाँ से शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जंप लगाते हैं, जो भी काम होता है वहाँ पर। EU-142 विमान संग्रहालय, EU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। आई एम अबाउट टू एंटर इन दिस एयरक्राफ्ट। वहाँ से मैं अंदर जाऊँगा इसमें। वेलकम। ये सारे म्यूजियम आमने सामने ही है। ये INS, उसके आगे ही ये 142 एयरक्राफ्ट और इसके साइड में हेलीकॉप्टर और हैरियर, सब लाइन से ही है। और होती है मेरी यात्रा समाप्त।